हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बांग्ला कहानी परिणीता का शेष भाग। तो आइए सुनते हैं। ललिता अंधेरे में शेखर के चेहरे को न देख सकी, परंतु गले के स्वर को तुरंत तार गई और बोली, यह सब झूठी व्यर्थ की बातें हैं। मेरे मामा के जैसा भला मनुष्य दुनिया में होना कठिन है। तुम व्यर्थ ही उनकी हंसी उड़ाते हो। उनके कष्टों तथा दुखों की कोई बात भी दूसरों से छिपी नहीं है। तुम भले ही न जानते हो। आवेश में ललिता ने इतनी बातें कह डाली और फिर तनिक देख रुक कर कहा, फिर वह रुपया मामा ने लिया है मेरे विवाह के बाद। इस कारण मुझे बेचने का अधिकार उन्हें कहाँ है? अगर मुझे बेचने का अधिकार किसी को है तो वह तुम हो और कोई नहीं। इतना कहते हुए उत्तर की कोई प्रतीक्षा न करके ललिता अंदर चली गई। कुछ देर तक अवाक सा शेखर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे गुरुचरण बाबू के घर से बाहर चला गया। उस रात को काफी समय तक शेखर पागलों की भांति बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर गलियों में फिरता रहा। फिर घर में आकर बैठा हुआ सोच विचार में पड़ा रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यह सीधी सादी ललिता इतनी बातें कहाँ से सिखाई। यह निर्लज्जता की बातें उसे कहाँ से कहनी आ गई। इतना साहस, गजब का साहस। आखिर यह सब कहाँ से? ललिता के आज के व्यवहार पर उसे क्रोध तथा आश्चर्य दोनों ही हो रहे थे, परंतु वास्तव में यह शेखर की भूल थी। यदि वह तनिक भी बुद्धिमानी से सोचता तो शायद उसे अपनी ही कमजोरी और कमी पर अपने ही ऊपर क्रोध आता। ललिता का कहना अक्षरशः सत्य था। वह बेचारी और कह ही क्या सकती थी। इधर कई महीने ललिता से अलग रहकर शेखर ने भांति भांति की कल्पनाएं की थी। इन्हीं कल्पनाओं के अंतर्गत वह कभी तो जीवन भर का सुख अनुभव करता और कभी लाभ हानि के विचारों में पड़ा रहता। उसे अनुभव होता कि ललिता कितनी अधिक उसकी जीवन सहचरी बन चुकी है। शेखर यह भी अनुभव करता कि उसके बिना जी सकना भी कठिन है एवं दुखप्रद है। बचपन से ही ललिता उसके परिवार में घुली मिली थी। शेखर उसे सदा महत्वपूर्ण स्थान देता आया है। अपना काम भी उसने ललिता पर ही छोड़ दिया, परंतु शेखर के मन में इस प्रकार की आशंकाएं अवश्य उठती थी कि कहीं ललिता उसकी जीवन संगिनी न बन सके या उसके माँ बाप इस कार्य में बाधक न हो जाए, कहीं ललिता किसी अन्य के हाथ न लग जाए। शेखर इसी प्रकार दुश्चिंताओं में पहले से ही परेशान था। इन्हीं विचारों के कारण शेखर के परदेश जाने से पहले ही ललिता के गले में गेंदे वाली माला डालकर एक बंधन लगा दिया था। परदेश में गुरुचरण बाबू के धर्म परिवर्तन की खबर पाकर शेखर बेचैन हो गया था। उसके हृदय में और भी गहरी चिंता हुई कि ललिता शायद अब उसकी न रह पाए। आराम हो या तकलीफ, वह उन लोगों की सभी परिस्थितियों की जानकारी रखता था। फिर भी ललिता की आज वाली स्पष्टवादिता से उसकी सभी भावनाएं परिवर्तित हो गई थी। उनमें घुमाव हो गया था, परंतु शेखर न समझ पाया कि इन भावनाओं से भी कर्तव्य कहीं श्रेष्ठकर है। पहले उसे दुख हुआ था कि कहीं ललिता उससे दूर न चली जाए, परंतु अब यह परेशानी थी कि कहीं उसे ही ललिता का हाथ न छोड़ना पड़ जाए। श्याम बाजार में लगा हुआ उसका विवाह भी रुक चुका था। जितनी संपत्ति नवीन राय को चाहिए थी वे लोग न दे सके। शेखर की माँ को भी यह रिश्ता नहीं जचा था। इस प्रकार शेखर इस मुसीबत से छूटा, मगर नवीन राय 10-20 हजार मारने की फिक्र में अब भी थे। इसके लिए उनकी कोशिश बराबर चालू थी। शेखर विचारता था कि क्या किया जाए। उस रात को अनायास ही जो कार्य हो गया, क्या वह इतना दृढ़ रूप धारण कर लेगा? क्या ललिता पूर्ण रूप से विश्वास कर लेगी कि उसका पानी ग्रहण हो चुका है? इतनी गहराई तक शेखर ने कभी विचार नहीं किया था। उस समय तो शेखर ने आलिंगन करते हुए कहा था कि ललिता, अब जो होना था हो चुका। इस संबंध को अब कोई नहीं तोड़ सकता। न तुम अलग हो सकती हो, न मैं छूट सकता हूँ। इस प्रकार तर्क कुतर्क करके सोचने की क्षमता उस समय न थी और न उस समय सोच सकने का अवसर ही था। उस समय सर पर चांद मुस्कुरा रहा था। चांदनी की रुपहली आभा छिटक रही थी। ऐसे समय उसने अपने प्रियतम ललिता के गले में माला डाल दी थी। उसे अपने वक्षस्थल से लगा
प्रेम संसार में दोनों एक दूसरे को अपना सर्वस्व सौंप चुके थे। उस समय उन्हें सांसारिक अच्छाइयों और बुराइयों का अनुभव न था। पैसे के लोभी बाप का रुद्र भी उसकी आंखों से ओल था। उसे याद था कि माँ ललिता को प्यार करती है, इसलिए उन्हें इस कार्य के लिए राजी कर सकना कठिन न होगा। इसी प्रकार वह भैया के द्वारा पिताजी को भी कह सुनकर मना लेंगे। किसी न किसी तरह इस काम के लिए सब तैयारी हो जाएंगे। इस बात को शेखर सपने भी न सोचता था कि गुरुचरण बाबू अपना यह सुगम रास्ता धर्म परिवर्तन करके बंद कर डालेंगे। विधाता ही इस प्रकार विमुख हो जाएंगे, ऐसा भी ख्याल उसे न था। ललिता से संबंध उसका सचमुच हो चुका था। यथार्थ में शेखर के सामने यह एक विशाल एवं कठिन समस्या थी। उसको पता था कि ऐसे समय पिताजी को राजी करने की कौन कहे। माँ भी अब शायद इस कार्य के लिए राजी नहीं होंगी। उसे अब कोई मार्ग न सूझ पड़ता था। ओह, फिर क्या किया जाए, कहकर शेखर गहरी सांस ली। ललिता को वह भली भांति जानता था। उसी ने पढ़ाया लिखाया और सभी शिष्टाचार की बातें सिखाई थी। ललिता ने एक बार अपना धर्म समझ कर भी उसकी त्याग न की। वह जानती है कि वह शेखर की एकमात्र धर्म पत्नी है, इसलिए आज संध्या समय अंधेरे में निसंकोच वह शेखर के निकट मुंह से मुंह मिलाए खड़ी थी। ललिता की शादी की बातचीत गिरीन्द्र के साथ हुई थी, परंतु इस रिश्ते के लिए उसको कोई भी राजी न कर पाएगा। समय ऐसा आ गया है कि उसे मुंह खोलकर स्पष्ट कहना ही पड़ेगा। इस प्रकार सारा रहस्य खुल जाएगा। यह सोचकर शेखर की आंखों में आग प्रज्वलित हो गई। शेखर अपनी इस करनी तथा व्यवहार को कैसे किसी को बताए। किसी के सामने वह मुंह भी न दिखा सकेगा। वास्तव में बात यह भी थी कि माँ बाप की राय बगैर ललिता का विवाह भी नहीं हो सकता था। इसमें जरा भी शक नहीं था। परंतु जब गिरिंद के साथ ललिता की शादी न होने का कारण सामने आएगा, तब क्या होगा? फिर वह घर के बाहर अपना मुंह कैसे दिखा सकेगा? शेखर ने असंभव समझकर ललिता को पाने की आशा छोड़ दी। कई दिन उसे डर अनुभव होता था। वह एकाएक सोचने लगा कि कहीं ललिता आकर सब बातें कहकर भंडाफोड़ न कर दे, उसकी बातों का जवाब न देना पड़ जाए। परंतु कई दिन बीत गए, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। यह भी पता नहीं चला कि किसी को ये बातें मालूम हुई अथवा नहीं। किसी प्रकार की चर्चा ललिता के घर में नहीं हुई और न कोई शेखर के यहाँ ही इस विषय के लिए आया। शेखर के कमरे के सामने वाली छत से ललिता के घर की छत साफ दिखाई देती थी, जिससे उसकी निगाह ललिता पर न पड़े। परंतु एक माह बिना किसी कहा सुनी के बीत गया तो उसने थोड़ा आराम अनुभव किया और मन में विचार करने लगा। स्त्री जाति लज्जा और संकोच की मूर्ति है। इस प्रकार की बातों को वह कभी दूसरों पर नहीं प्रकट करती। नारी की छाती फटकर टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जाए, पर उसकी जुबान नहीं हिलती। शेखर के हृदय में इन बातों ने स्थान पा लिया। इस प्रकार औरतों के हृदय की कमजोरी, लज्जा तथा सील के लिए उसने विधाता को बारंबार धन्यवाद किया। इतना सोचने के पश्चात भी तो उसे चैन न था। उसकी स्थिति सदैव डावाडोल क्यों रहती है? इस डर के लिए जाने पर भी उसके हृदय में बराबर आंतरिक वेदना क्यों उठती है? ललिता क्या कुछ न कहेगी? वह किसी दूसरे के संग ब्याह जाने पर पूर्ण रूप से खामोश हो जाएगी। ललिता का ब्याह हो गया है और प्रीतम के साथ अपना घर बार संभालने चली गई है, और सोचते ही शेखर के बदन में आग क्यों लग जाती है? उसका क्रोध क्यों सीमा को पार कर जाता है? शेखर अपनी खुली हुई छत पर नियम पूर्वक नित्य टहला करता था। आज भी उसने टहलना शुरू किया, परंतु उस घर का कोई भी प्राणी दिखाई न दिया। केवल अन्ना काली किसी काम से वहां आई थी, परंतु शेखर को देखते ही अपनी निगाहें नीची कर ली। शेखर दुविधा में था कि उसे पुकारे या न पुकारे। इसी बीच वह आंख के सामने से अदृश्य हो गई। शेखर ने तुरंत समझ लिया कि यह सब दीवार के बन जाने से है। दोनों घरों के अलगाव का अनुभव इस अन्ना काली को भी हो गया है। इसी उधेर बुन में एक माह और बीत गया। एक दिन भुवनेश्वरी ने बातों ही बातों में पूछा, शेखर बेटा, क्या इस बीच में ललिता को कभी देखा है? शेखर ने उत्तर दिया, नहीं तो माँ। क्या हुआ माँ? भुवनेश्वरी ने कहा,
करीब 2 माह बाद उसको मैंने छत पर देखा था और पुकारा भी था, परंतु उसके रंग ढंग से ऐसा लगा कि उसमें बहुत ही परिवर्तन हो गया है। अब वह ललिता नहीं रही, बीमार सी लगती है, चेहरा उदास तथा सूखा हुआ। देखने में उसकी उम्र बहुत प्रतीत होती है। उसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह 14 की है। इतना कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। अपनी धोती से आंसू पोंछकर दुख भरे शब्दों में फिर उन्होंने कहा, वह मैली तथा फटी साड़ी पहनी थी, किनारी में पैबंद लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा, बेटी क्या कोई साड़ी नहीं है? उसने उत्तर दिया, है, परंतु मुझे उसके इस उत्तर से जरा भी विश्वास नहीं हुआ। अपने मामा की दी हुई साड़ी उसने कभी नहीं पहनी। उसे साड़ी मैं ही देती थी। इधर 6-7 माह से मैंने उसे एक भी साड़ी नहीं दी है। इतना कहकर वह बिल्कुल चुप हो गई। उनके मुंह से मानो शब्द ही न निकल सके। अपनी भींगी हुई आंखों को उन्होंने धोती से पोंछ डाला। उनके दुख का एकमात्र कारण यह था कि वह ललिता को अपनी सगी पुत्री के जैसा समझती थी। शेखर अवाक सा दूसरी तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद भुवनेश्वरी ने फिर कहना प्रारंभ किया, आज तक मेरे अलावा उसने किसी से कुछ मांगा नहीं। खाने का समय होने पर यदि वह भूखी होती थी तो भी किसी से मुंह खोलकर न मांगती थी, बल्कि सीधे मेरे पास ही रुकती थी और मैं उसका मुंह देखकर समझ जाती थी कि वह भूखी है। शेखर बेटा, मैं यही बात बार बार सोचती हूँ कि न वह अपने दुख को किसी से कहती है और न उसके दुख को कोई अनुभव करने वाला है। वह नाम मात्र को मुझे माँ नहीं कहा करती थी, बल्कि वह मुझको वास्तविक माँ की भांति प्रेम करती थी। साहस करने पर भी शेखर अपनी माँ की ओर मुंह उठाकर न देख सका। नीचे मुंह किए हुए बैठे बैठे माँ की ओर देखकर कहा, अच्छा माँ, तो जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है बुला कर दे देना। भुवनेश्वरी ने कहा, अब वह क्यों लेने लगी? तुम्हारे पिता ने तो घर आने जाने का मार्ग भी बंद कर दिया है। साथ ही मैं भी कौन सा मुंह लेकर उसके यहाँ जाऊं? यदि गुरुचरण बाबू ने दुख के कारण पागलपन में कुछ बुरा काम कर ही डाला था तो हमें चाहिए था कि हम शुद्धि कराकर उन्हें अपने में मिला लेते। मिलाने की बात तो दूर हो गई, बल्कि हमने उन्हें बिल्कुल पराया ही बना दिया है। दुख में पड़कर गुरुचरण बाबू ने अपनी जाति बदल दी है। इस कार के कारण तो पिता ही है। जब देखो तब तगाजा सवार। मेरी समझ में तो गुरुचरण बाबू ने बड़ा ही अच्छा किया। हृदय में घृणा भर जाने पर मनुष्य मनचाहा काम करने का अधिकारी होता है। गिरीन्द्र उनके लिए हम लोगों से बढ़कर है। अगले महीने शायद उसी के साथ ललिता की शादी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि बड़ी खुशी और आनंद से उसके साथ जीवन बिताएगी। शेखर ने आश्चर्य में पड़कर अपनी माँ से पूछा, क्या ललिता का विवाह अगले माह ही है? भुवनेश्वरी, सुना तो ऐसा ही है। शेखर ने और कुछ नहीं पूछा। माँ कुछ देर चुप रही, कहने लगी, ललिता ने बताया था कि उसके मामा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और ठीक रहे भी कैसे, वैसे हार्दिक शांति नहीं है, फिर घर की हाय हाय और भी बुरी। उसके मकान में तो सदैव अशांति का डेरा है। कुछ समय बाद माँ के चले जाने पर शेखर उठकर अपने कमरे में चला आया और बिछौने पर करवटें बदलते हुए ललिता की यादों में विचार मग्न हो गया। शेखर का मकान एक पतली गली में था। उस गली में 2 गाड़ियां अथवा मोटर पास होने में बड़ी दिक्कत होती थी। करीब 10-12 दिन बाद शेखर की गाड़ी गुरुचरण बाबू के घर के सामने खड़ी हुई। रास्ता रुके होने के कारण गाड़ी रुक गई। शेखर अपने ऑफिस से वापस आ रहा था। गाड़ी से नीचे उतरकर उसे मालूम हुआ कि गुरुचरण बाबू के यहाँ डॉक्टर आए हैं। कई दिन पहले ही उसने गुरुचरण बाबू की अवस्था के बारे में अपनी माँ से सुना था, इसलिए अपने घर न जाकर उन्हें देखने के लिए वह गुरुचरण बाबू के घर चला गया और सीधे उन्हीं के कमरे में गया। गुरुचरण बाबू निर्जीव से चरपाई पर पड़े थे। तब ललिता और गिरीन्द्र वहीं पर बैठे थे। सामने कुर्सी पर बैठे डॉक्टर रोग का निरीक्षण कर रहे थे। धीमे स्वर में गुरुचरण बाबू ने शेखर को बैठने के लिए कहा। ललिता भी उसे देखकर थोड़ा घूंघट खींचकर और मुंह घुमाकर बैठ गई। डॉक्टर साहब इसी मोहल्ले के रहने वाले थे और शेखर को भली भांति जानते थे। दवाई आदि लिखकर वह शेखर के साथ बाहर आए। गिरीन्द्र ने बाहर आकर डॉक्टर साहब की फीस दी। जाते समय डॉक्टर साहब ने गिरीन्द्र से कहा,
काफी सतर्कता की आवश्यकता है। वैसे अभी रोग बढ़ा नहीं है। यदि इनको जलवायु परिवर्तन कराने के लिए अन्यंत्र ले जाया जाए तो बेहतर होगा। डॉक्टर के जाने के पश्चात शेखर तथा गिरिंद अंदर आए। ललिता ने गिरिंद को इशारा देकर अपनी तरफ बुला लिया और दोनों आपस में कानाफूसी करने लगे। शेखर चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ गुरुचरण बाबू की ओर देखता रहा। शेखर बाबू का मुंह इस समय दीवार की तरफ था, इसलिए शेखर का दोबारा वहां लौटकर आना वे नहीं जान सके। थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहने पर शेखर को ऊब मालूम हुई और वह उठकर अपने घर चला गया। ललिता तथा गिरिंद दोनों अब भी कानाफूसी कर रहे थे। शेखर ने किसी से कोई बात नहीं की। शेखर का एक प्रकार से अपमान नहीं तो और क्या था। आज शेखर को पूर्ण रूप से पता चल गया था कि ललिता चाहती है कि वह पिछले दिनों की याद तथा अधिकार जो भी उसके सिर थे उन्हें भूल जाए। अब वह निर्भय होकर कहीं भी रह सकता है। अब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है और न उसके बारे में सोचकर दिमाग खराब करने की आवश्यकता है। ललिता ने संभवतः इन सब संबंधों से उसे मुक्त कर दिया है। कमरे में कपड़े उतारते हुए उसे हजारों बार यही बात याद आई कि गिरिंद्री उसका सगा है। ललिता के घर वालों का एकमात्र सहारा वही है तथा उसी पर ललिता का भविष्य निर्भर है। शेखर अब उनका कोई नहीं है। ललिता किसी बात में शेखर से सलाह लेने की कौन कहे, बोलना भी नहीं चाहती। शेखर ने कपड़े उतारे और आराम कुर्सी पर बैठ गया। वह अब भी उन विचारों में उथल पुथल मचा रहा था। ललिता ने उसे देखकर माथे पर कपड़ा खींच लिया और मुंह घुमा लिया था, मानो वह कोई पराया हो। उसके सामने ही गिरिंद को अपने पास बुलाकर काफी समय तक बातें करती रही। ऐसा प्रतीत होता कि शेखर अब उसका कोई भी नहीं है और गिरिंद ही उसका सगा है। ललिता के ऐसे व्यवहार से शेखर को बड़ी ठेस लगी। धीरे धीरे ललिता के प्रति जो भी प्रेम शेखर के हृदय में था घृणा के रूप में बदल गया। गिरिंद तथा ललिता की कानाफूसी के प्रति शेखर ने विचार की, कहीं उसकी गुप्त बातें तो नहीं हो रही थी। शेखर को यह ख्याल आते ही लज्जा आ गई, परंतु मन में ढांढस पैदा कर वह विचार करने लगा कि ऐसा संभव नहीं। यदि वे बातें होती तो अब तक भयंकर दृश्य सामने आ उपस्थित होता और इसके लिए शेखर को अवश्य उत्तर देना पड़ता। एकाएक कमरे में मां के आने की आहट से शेखर की विचारधारा खंडित हुई। उन्होंने कहा, शेखर तुमको क्या हुआ बेटा, अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया? जा रहा हूं, कहता हुआ शेखर तुरंत नीचे चला गया। उसकी घबराहट मां न जान सके इसलिए तुरंत मुंह घुमाकर नीचे चला गया। ललिता की इन्हीं तमाम बातों पर शेखर कई दिन तक विचार करता रहा और अभिमानवश अपने मन में विरक्ति के भावों का संचयन करता रहा। वह शेखर की भूल और ज्यादती थी। केवल यही बात वह न सोचता था कि वास्तव में दोष तथा इनकी जड़ कहाँ पर है। उस दिन से आज तक उसने आशा की एक किरण भी ललिता की ओर नहीं फेंकी। निर्लज ललिता स्वयं उसकी छाती से छाती मिलाकर तमाम बातें करने के लिए तैयार थी। उसके लिए भी उसने अवसर नहीं दिया। अपनी हिंसा, क्रोध और अभिमान से जल भून रहा था। शेखर ही नहीं वरन संसार के सारे पुरुष सभी दोष नारी के ऊपर अभिमान पूर्वक मढ़कर एक तरफा फैसला करते हैं। बेचारी नारी को सब कुछ सहन करना पड़ता है। पुरुष अपने हृदय की ज्वाला में उसे भी जलाकर खाक कर देते हैं, साथ ही साथ वे स्वयं भी जला करते हैं। पुरुष सदैव से स्त्री जाति को पशु के समान अबला समझते आए हैं, इसलिए पुरुष को अभिमानी कहना उचित ही है। यह ज्वलंत उदाहरण है कि पुरुष कितना स्वार्थी तथा अभिमानी होता है। मन ही मन जलते हुए एक सप्ताह बीता। आज भी ऑफिस से आने पर उसी प्रकार विचारों की ज्वाला में अपने को तपा रहा था। एकाएक दरवाजे पर आवाज सुनाई पड़ते ही उसका ध्यान भग्न हो गया। उसके हृदय की गति रुक गई। यह देखकर कि अन्नाकाली के साथ ललिता उसके कमरे में आई और फर्श पर बिछे हुए गलीचे पर बैठ गई। बैठने के पश्चात अन्नाकाली ने कहा, शेखर भैया, हम लोग कल चले जाएंगे, इस कारण हम लोग आपको नमस्कार करने आई हैं। शेखर चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। अन्नाकाली ने फिर कहा, भैया, न जाने कितने अपराध अनजाने में हमने किए होंगे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। शेखर तुरंत तार गया कि यह अन्नाकाली नहीं बल्कि और ही कोई उसके मुंह से बोल रहा है।
इस बार शेखर ने पूछा, कल कहाँ जाओगी? पश्चिम की ओर, बाबूजी को मुंगेर ले जाएंगे। वहीं पर गिरिंद बाबू का मकान है। अब हम लोगों का आना बाबूजी के ठीक हो जाने पर भी न हो सकेगा। यहाँ की जलवायु बाबूजी के लिए लाभदायक नहीं है। अब उनका क्या हाल है? अब कुछ ठीक है। अन्ना काली ने यह कहकर बहुत से नए कपड़े दिखाकर कहा, यह सब ताई जी ने दिए हैं। ललिता अब तक खामोश बैठी रही। फिर अपने स्थान से उठकर वह मेज के समीप आई, अपने आंचल से ताली खोलकर रखते हुए कहने लगी, यह अलमारी की चाबी अब तक मेरे पास ही थी। फिर थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, परंतु एक पैसा भी नहीं बचा है, सब पैसे खर्च हो गए हैं। शेखर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी ओर देखता रहा। अन्ना काली ने ललिता से कहा, अच्छा चलो जीजी, बहुत देर हो रही है। ललिता के कुछ बोलने से पहले ही शेखर ने अन्ना काली से कहा, अन्ना काली जा, माँ से पान ले आ। लेकिन ललिता ने जाने से मना कर दिया और बोली, तू यहीं रह, मैं ले आ रही हूं। यह कहकर वह शीघ्र ही नीचे चली गई और पान लाकर अन्ना काली को दिया कि शेखर को दे दे। पान लेकर शेखर निराश हो गया और जीतने की आशा भरे जुआरी की भांति हार जाने पर चुप होकर बैठ रहा। अच्छा, अब जाती हूँ, यह कहकर अन्ना काली ने शेखर के निकट आकर उसके पांव छूकर प्रणाम किया, किंतु ललिता ने वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर दोनों चली गई। शेखर अवाक और निराश बैठा रहा। ललिता आई और कुछ कहना चाहती थी, कह गई, पर विदा के समय शेखर को कुछ मौका न देकर तुरंत चली गई। शेखर वहीं ठगा सा बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोला, मानो वह कुछ कहना ही नहीं जानता था। शेखर ललिता से बहुत कुछ कहने का इच्छुक था, पर मौका ही न पा सका। अन्ना काली को शायद इसलिए साथ लाई थी कि इस विषय में कोई बात न हो। अपने मन में उसने सोचा, शायद ललिता भी नहीं चाहती थी कि उस विषय की बात छिड़े। वह शायद पिछली बातें भूल जाना चाहती है। यह सोचकर वह कटी पतंग की भांति लड़खड़ाया हुआ अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके हृदय में ललिता के प्रति विरक्ति समा ही रही थी। आज की इस घटना से उसका हृदय और दुखी हो उठा। लगभग 1 वर्ष बीता। गुरुचरण बाबू के मुंगेर जाने पर विश्वास को कोई लाभ न पहुंचा और वह इस संसार को छोड़कर चले गए। गिरिध उनको बहुत मानता था और उसने उनकी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी थी। आखिरी दम निकलने समय गुरुचरण बाबू ने उसका हाथ पकड़कर आग्रह के साथ कहा था कि किसी अन्य की भांति उनके परिवार का बहिष्कार किसी दिन न कर दे। अपनी इस घनिष्ठता को आत्मीयता का स्वरूप दे दे। इसका संकेत था कि वह अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ करना चाहते थे। गुरुचरण बाबू ने गिरिंद से कहा, यदि मैंने यह सुखदायी नाता अपने जीते जी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, परलोक में बैठकर सुखपूर्वक देख सकूंगा। बेटा, याद रखना कि मेरी इस इच्छा पर कहीं कुटाराघात न हो पाए। गिरिंद ने खुशी से गुरुचरण बाबू की यह अभिलाषा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की थी। भुवनेश्वरी गुरुचरण बाबू के कलकत्ते वाले मकान के किराएदारों से उनका हालचाल मालूम कर लिया करती थी। गुरुचरण बाबू के परलोक सिधार जाने की खबर भी उन्हीं से मालूम हुई थी। एक दारुण घटना शेखर के घर में भी घटी। एकाएक नवीन बाबू भी परलोक सिधार गए। भुवनेश्वरी के हृदय पर सांप लौट गया। असह्य वेदना के कारण उनमें उन्माद सा छा गया। वह अपने चित्त की शांति के लिए घर का कामकाज अपनी बड़ी बहू पर छोड़कर काशी चली गई। जाते समय यह कह गई थी कि अगले साल शेखर की विवाह के समय सूचित करना, मैं आकर विवाह कर जाऊंगी। ब्याह का सभी इंतजाम नवीन बाबू स्वयं कर गए थे। अब तक शेखर का ब्याह हो गया होता, परंतु एकाएक नवीन बाबू के देहांत के कारण 1 साल के लिए टल गया। लड़की वाले अब और अधिक दिन रुकना नहीं चाहते थे। इसी कारण कल उन्होंने आकर तिलक कर दिया। इसी महीने में ब्याह हो जाएगा। शेखर अपनी माँ को लिवा लाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने जब अलमारी से सामान निकालकर संदूक में रखना शुरू किया तो उसे ललिता की याद आ गई। उसका सब काम ललिता ही किया करती थी। ललिता को गए हुए लगभग 3 साल गुजर गए। इस बीच में शेखर को उसका हाल चाल न प्राप्त हो सका। उसने समाचार प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं की थी। मालूम होता है इस ओर उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हुई।
ललिता से वह घृणा करने लगा था, परंतु आज उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ और वह ललिता का समाचार पढ़ने की इच्छा करने लगा। वह सुख में होगी, उसकी शादी कैसे हुई, भली प्रकार हुई अथवा नहीं, अब उसे कोई दुख तो नहीं है, यह सब बातें जानने की वह व्याकुल हो गया। गुरुचरण बाबू के कलकत्ते वाले मकान के सभी किराएदार घर छोड़कर चले गए हैं। मकान खाली पड़ा है। शेखर के मन में आया कि वह गिरीन्द्र का हाल चारू के पिता से पूछे। थोड़ी देर कपड़े रखकर भूलकर उसने संदूक खुला पड़े रहने दिया और झरोखे से बाहर की ओर झांकता रहा। उसी समय घर की दासी ने आकर पुकारा, छोटे भैया, आपको अन्ना काली की माँ बुला रही है। दासी ने गुरुचरण बाबू का मकान बताते हुए कहा, हमारी पड़ोसिन अन्ना काली की माँ कल रात को बाहर से आई है। वही है। शेखर, अच्छा जी, मैं अभी आया। इतना कहकर वह नीचे आया। दिन समाप्त होने पर आ गया था। शेखर को मकान के अंदर आते देखकर वह बड़ी हृदय विदारक चीख से रो पड़ी। शेखर उस अभागिन विधवा गुरुचरण बाबू की पत्नी के पास जाकर बैठ गया। उसकी करुण भरी चीख से शेखर के आंखों में भी आंसू भर आए। अपनी धोती के किनारे से उसने आंसू पोंछ डाले। केवल गुरुचरण बाबू की याद करके नहीं, बल्कि अपने पिता की याद में उसके आंसू निकल आए। दिन समाप्त हो गया। ललिता ने आकर चिराग जलाया। दूर खड़े खड़े ही उसने शेखर को प्रणाम किया, फिर थोड़ी देर ठहर कर चली गई। शेखर ने ललिता को दूसरे की जीवन संगनी समझ लिया था, इसलिए शेखर ने उस 17 वर्षीय पराई नववधू की ओर निगाह नहीं की और न खुलकर बात करने की हिम्मत हुई। फिर जो कुछ भी तिरछी निगाहों से उसने देख पाया, उससे अनुभव किया कि ललिता दुबली पतली हो गई है। उस विधवा ने चीखना समाप्त करने के बाद जो कुछ कहा वह इस प्रकार है। वह चाहती है कि अपना मकान बेचकर अपने दामाद के साथ मुंगेर में रहे। घर को शेखर के पिता पहले ही से खरीदने के इच्छुक थे, अतः ठीक दाम लेकर शेखर मकान को ले ले तो उसे अति हर्ष होगा। कारण यह है कि मकान अपने ही परिचितों के पास रहेगा और उसके लिए उसे मोह तथा क्षोभ न रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ आने पर उसको 2-4 दिन ठहरने के लिए आश्रय तो मिल जाएगा। यह सुनकर शेखर ने कहा कि इस मकान के लिए वो अपनी माँ से कहेगा और इस कार्य को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेगा। आंसू पोंछते हुए गुरुचरण बाबू की पत्नी ने पूछा, शेखर, क्या दीदी आएंगी? शेखर, आज ही मैं उन्हें बुलाने के लिए जाने वाला हूँ। ललिता की मामी ने सभी बातें धीरे धीरे ज्ञात कर ली। शेखर का ब्याह कहाँ होगा, क्या क्या तिलक में मिलेगा, कितना गहना दिया जाएगा, नवीन बाबू का देहांत कब हुआ, दीदी कहाँ है, यह सभी बातें धीरे धीरे उन्होंने मालूम कर ली। इस बातों के समाप्त होने तक चांदनी छिटक आई थी। गिरीन्द्र इसी समय नीचे उतर कर आया और शायद वो अपनी बहन के पास गया। शेखर से गुरुचरण बाबू की स्त्री ने पूछा, शेखर, क्या तुम मेरे दामाद को जानते हो? इस तरह के सुयोग लड़कों का मिलन संसार में कठिन है। शेखर ने कहा कि इस बारे में उसे जरा भी संदेह नहीं है। गिरीन्द्र से उसकी काफी बातें हो चुकी है और वह उससे परिचित है। इतना कहकर वह उठकर तेजी से बाहर चला गया, लेकिन बैठक के सामने उसे रुकना पड़ा। ललिता उस घने अंधकार में दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने पूछा कि आज ही माँ को बुलाने जाओगे? हाँ। क्या उन्हें बहुत शौक हो गया है? उन्हें तो उन्माद सा हो गया है। तुम कैसे हो? ठीक हूं, कहता हुआ शेखर तेजी से चला गया। लज्जा के अनुभव से शेखर कांप उठा। ललिता के समीप खड़े होने के कारण उसने शरीर को अपवित्र समझा। घर के अंदर आकर किसी प्रकार इधर उधर सामान रखकर उसने संदूक बंद किया। अभी गाड़ी जाने में कुछ विलंब था। ललिता की याद को आग लगाकर नष्ट कर देने के लिए उसने अपने रोम रोम में आग लगा दी। उसकी याद भुलाने के लिए उसने कसम तक खा डाली। बातचीत के समय गुरुचरण बाबू की पत्नी ने कहा था, सुखपूर्वक शादी न होने के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। ललिता ने तो तुमको सूचना देने के लिए पहले ही कहा था। ललिता की इन्हीं सेखी भरी बातों से उसके शरीर में आग लग गई। माँ को लेकर शेखर वापस आ गया।
परंतु अभी शादी के 10-12 दिन शेष थे। 2-3 दिन व्यतीत हो जाने पर ललिता सवेरे के समय भुवनेश्वरी के पास बैठी हुई कोई चीज उठा उठा कर टोकरी में रख रही थी। इस बात की जानकारी शेखर को न थी कि ललिता आई है। वह कमरे के अंदर आकर माँ को पुकारते ही चौकन्ना हो गया। ललिता ने सिर झुकाकर काम जारी रखा। भुवनेश्वरी ने पूछा, क्या है बेटा? जिस लिए वो अंदर माँ के पास आया था उस आशय को भूलकर नहीं कहता हुआ वह झट वहां से चल गया। ललिता की ओर भरपूर नजर न डाल सका था, परंतु उसकी निगाह उसके दोनों हाथों पर पड़ी थी। उसके दोनों हाथों में कांच की 2-2 चूड़ियां पड़ी थी। शेखर ने शुष्क मुस्कान में कहा, यह तो एक तरह का ढोंग है। उसे पता था कि गिरिंद्र ही उसका पति है। विवाहिता स्त्री किस प्रकार खाली कलाइयों को देखकर आश्चर्य हुआ। उसी संध्या समय की बात है, जब वह तेजी से नीचे जा रहा था, उसी समय ललिता ऊपर आ रही थी। बीच में दोनों ने एक दूसरे को देखा। ललिता एक तरफ रुक गई, परंतु शेखर के पास पहुंचते ही धीमे स्वर में बोली, तुमसे कुछ बात कहनी है। शेखर ने आश्चर्यचकित हो पूछा, किससे कहनी है? क्या मुझसे? ललिता, हाँ, तुम्ही से कहनी है। शेखर, अब कौन सी बात मुझसे कहने के लिए शेष रह गई? ललिता चुपचाप सुन सी उसी स्थान पर खड़ी, फिर गहरी सांस छोड़कर धीरे धीरे चली गई। दूसरे दिन शेखर अपनी बैठक में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। इसी बीच ज्यों ही उसने अपनी दृष्टि ऊपर फेंकी तो दिखाई पड़ा कि गिरिंद उसके पास आ खड़ा है। निकट आकर गिरिंद एक कुर्सी पर बैठ गया। शेखर ने नमस्कार किया और अखबार को एक तरफ रख दिया। फिर उसकी ओर उसने दृष्टि डाली, मानो उसके आने का कारण जानना चाहता हो। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। किसी ने कोई बात न छेड़ी। आज तक किसी ने इस विषय में बात करने की इच्छा भी प्रकट न की थी। गिरिंद्र ने काम की बात प्रारंभ की। वह बोला, किसी विशेष के लिए आज आपको कष्ट देने आया हूं। मेरी सास जो चाहती हैं वह तो आपको पता ही है। उनकी इच्छा अपना मकान आप लोगों के हाथ बेचने की है। उन्हीं का संदेश लेकर मैं आया हूं। इस घर का जितना शीघ्र तोड़ तार हो जाए वह मुंगेर इसी माह में वापस चली जाए। गिरिंद को देखते ही शेखर के हृदय में एक तेज तूफान उमड़ा हुआ था। गिरिंद की बातें उसको अच्छी न लगी। उसने गुस्से में कहा, यह सब ठीक है, पर बाबूजी के मरने के बाद से बड़े भैया ही करता धरता है। उन्हीं की राय से सब कार्य होते हैं। उनके पास ही जाकर यह सब कहिए। मुस्कुराते हुए गिरिंद ने कहा, यह बात हमको भी ज्ञात है, परंतु इस बात को आप ही कहे तो अच्छा होगा। उसी भाव से शेखर ने कहा, आपको कहने से भी तो काम बन सकता है। इस समय तो आप ही उस पक्ष के सर्वोपरि हैं। गिरिंद, यदि मेरे कहने की आवश्यकता हो तो मैं कह देता हूँ, परंतु कल छोटी दीदी कह रही थी कि आप तनिक ध्यान दे दे तो सारा काम मिनटों में बन जाएगा। शेखर एक मोटे तकिए के सहारे बैठा हुआ बातें कर रहा था। गिरिंद के ये शब्द कानों में पड़ने पर वह चौंक कर उठ बैठा और बोला, किसने कहा? जरा फिर सुनो कि आपने क्या कहा। गिरिंद, ललिता दीदी कह रही थी। शेखर, ललिता दीदी? शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। वह आगे की बात सुन ही नहीं सका कि गिरिंद ने क्या कहा। बड़ी उत्कंठता के साथ बेहल भाव से गिरिंद की ओर देखते हुए उसने पूछा, गिरिंद बाबू, मुझे क्षमा करना, आपका पानी ग्रहण ललिता के साथ नहीं हुआ? गिरिंद ने दांतों के नीचे दीप दबाते हुए कहा, नहीं। बस घर के सभी लोगों को तो आप जानते ही हैं, अन्ना काली के साथ मेरा विवाह। ललिता के मुंह से गिरिंद को सभी बातें मालूम हो चुकी थी। बोला, हाँ, तय तो कुछ और ही हुआ था। अन्ना काली के साथ शादी की बात न हुई थी। प्राण निकलते समय गुरुचरण बाबू ने मुझसे कहा था कि मैं अन्यंत्र अपनी शादी न करूं। मैंने उनसे उस समय वादा किया था। उनके मरने के बाद ललिता दीदी ने सब बातें मुझे समझाकर कही थी। वास्तव में किसी को यह मालूम भी नहीं है कि उनके पति देव जीवित हैं या उनकी शादी हो गई है। शायद दूसरे इस बात को सुनकर उन पर विश्वास न करते, परंतु मैंने तुरंत उन पर विश्वास कर लिया। इसके सिवा किसी भी स्त्री का एक से अधिक विवाह भी नहीं हो सकता। और क्या? शेखर की आंखों में पहले से आंसू भरे थे। इस समय तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे
और उसे किसी बात की सुध भी न थी। उसे यह भी ध्यान न था कि एक पुरुष दूसरे के सामने इस प्रकार आंसू बहाए। ऐसी लज्जा का उसे अनुभव भी न था। गिरिंद की ओर शेखर भौचक्का सा देखता रहा। उसका हृदय पहले से ही शंकित था। ललिता के पतिदेव को आज उसने जान लिया। आंसू पोंछते हुए शेखर ने कहा, लेकिन ललिता को आप चाहते हैं? गिरिंद ने मुख पर वेदना का क्षणिक आभास हुआ, परंतु शीघ्र ही अपने को संभाल कर वह हंस दिया और प्रश्न के उत्तर में कहा, आपके इस प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ है। प्यार कितना भी क्यों न हो, फिर भी किसी ब्याही हुई स्त्री से कोई ब्याह नहीं करता। खैर, जाने दे इन बातों को। मैं अपने से बड़ों के सामने इस तरह की बातें नहीं किया करता। गिरिंद ने एक बार हंसकर खड़े होते हुए कहा, फिर मैं जा रहा हूँ, बाद में मुलाकात होगी। इतना कहकर प्रणाम करके वह चला गया। शेखर पहले से ही गिरिंद के प्रति द्वेष भाव रखता था। आजकल इस अवसर पर तो उस द्वेष ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया था। परंतु आज गिरिंद के चले जाने पर उसको जहां पर गिरिंद बैठा था बार बार मस्तक झुकाकर वह प्रणाम करता रहा। आदमी कितना बड़ा त्यागी हो सकता है, हंसते हंसते कितने कठिन से कठिन प्रण कर बैठता है, यह अनुभव उसे अपने जीवन में आज पहली बार हुआ। दोपहर के बाद भुवनेश्वरी ललिता की मदद से कपड़े ठीक ठाक करके रख रही थी। उसी समय शेखर भी वहां जाकर मां के बिछौने पर जा बैठा। आज वह ललिता को देखकर भी दूर न जा सका। भुवनेश्वरी ने उसकी ओर देखकर कहा, क्यों बेटा? पहले तो निरुत्तर होकर कपड़ों की ओर देखता रहा, फिर थोड़ी देर बाद पूछा, माँ यह क्या हो रहा है? भुवनेश्वरी ने कहा, कितने कपड़े चाहिए, किस प्रकार से दिए जाएंगे, इसी सब का इंतजाम कर रही हूँ। अभी तो और भी कपड़े मंगवाने पड़ेंगे। क्यों बेटी ललिता? ललिता ने सिर हिलाकर समर्थन किया। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं अपना ब्याह न करूं तो माँ? भुवनेश्वरी ने हंसकर कहा, तुम यह भी कर सकते हो। शेखर, तो फिर ऐसा ही समझिए माँ। व्यग्रता पूर्वक माँ ने कहा, यह कैसी अशुभ बात मुंह से निकाल रहे हो? अब ऐसी बात मत कहना। शेखर, अब तक मैं चुप्पी साधे रहा माँ, किंतु अब चुप रहने में भलाई नहीं है। काम सब भले ही सत्यानाश हो जाए, मेरे लिए अब चुप रहना कलंक होगा माँ। भुवनेश्वरी इन बातों का आशय न समझ सकी थी। वे शोकाकुल भाव से शेखर की ओर देखने लगी। शेखर ने कहा, तुमने अपने बेटे के अब तक के सभी गुनाह माफ किए हैं, यह भी एक गुनाह माफ कर देना। वास्तव में मैं यह शादी न कर सकूंगा। शेखर की इस बात को सुनकर भुवनेश्वरी की व्यग्रता और भी बढ़ गई, परंतु इस भाव को प्रकट न करके उन्होंने कहा, अच्छा बेटा ठीक है, इस समय मुझे बहुत से आवश्यक कार्य करने हैं। शेखर ने हंसने का सा मुंह बनाकर सूखे स्वर में कहा, मैं तुझसे बिल्कुल सत्य कहता हूँ माँ, यह शादी कतई नहीं हो सकती। भुवनेश्वरी, यह भी क्या बच्चों का खेल है बेटा? शेखर, यह बच्चों का खेल नहीं है, इसी कारण तो मैं कहता हूँ माँ। इस बार सचमुच ही कुछ क्रोध करके भुवनेश्वरी ने कहा, मुझे ठीक ठीक बता, बात क्या है? इस प्रकार गोल गोल बातें मुझे न ही भली लगती है और न ही उन्हें समझ पाती हूँ। धीमे स्वर में शेखर ने कहा, किसी दूसरे दिन सुन लोगी। मैं सभी बातें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने रख दूंगा माँ। किसी दूसरे दिन कहेगा? कपड़ों को एक बार किनारे हटाते हुए भुवनेश्वरी ने कहा, ललिता भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार बैठी है, देखो उसका कुछ प्रबंध कर सकती हूँ अथवा नहीं। इस बार शेखर ने मुंह उठाकर कहा, माँ जब तुम उसको साथ ले जा रही हो तो उसके लिए कुछ बंदोबस्त करने की आवश्यकता क्या है? तुम्हारी आज्ञा से बढ़कर उसके लिए और किसकी आज्ञा हो सकती है? शेखर को हंसते देखकर वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई और एक बार ललिता की ओर देखकर बोली, बेटी इसकी बातें सुनती हो ना? यह समझता है कि मैं अपनी इच्छा से जो भी चाहूं तुमसे कह सकती हूँ, जहां चाहूं ले जा सकती हूँ। शायद वो तुम्हारी मामी से पूछने की भी जरूरत नहीं अनुभव करता। ललिता बिल्कुल चुप रही, पर शेखर की बातचीत और भावों को देखकर वह शर्म के मारे जमीन के अंदर धंसी जा रही थी। शेखर ने फिर कहा, यदि तुम इसकी मामी को सूचना देना ही चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, परंतु होगा वही जो तुम कहोगी। मैं तो यह कहता हूं कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जिसको तुम साथ ले जाना चाहती हो उसे तनिक भी इनकार न होगा।
वह तुम्हारी बहू है माँ। यह कहकर शेखर ने अपना सिर झुका लिया। भुवनेश्वरी आश्चर्य में पड़ गई। जन्म देने वाली माँ के सम्मुख पुत्र इतना परिहास। लेकिन अपने को संभाल कर उन्होंने कहा, क्या कह रहा है शेखर? ललिता मेरी कौन है? शेखर ने मुंह ऊपर नहीं उठाया और धीरे धीरे बोला, बल्कि 4 वर्ष पहले की बात है। तुम उसकी सास हो माँ, और वह तुम्हारी पुत्र बधू है। अधिक मैं कहने में असमर्थ हूँ माँ, तुम उससे ही सब पूछ लो। यह कहने के पश्चात शेखर ने देखा कि ललिता गले में आंचल डालकर माँ को प्रणाम करने का उपक्रम कर रही है। वह भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। दोनों ने आशीर्वाद पाने की लालसा से झुककर माँ को प्रणाम किया। दोनों घुटने टेक कर जमीन पर नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात शेखर 1 मिनट भी न रुक सका और वहां से चला गया। भुवनेश्वरी बड़ी प्रसन्न थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। वास्तव में वह ललिता को हृदय से प्यार करती थी। बिल्कुल सगी पुत्री की ही भांति उसे समझती थी। खुशी से उन्होंने ललिता को अपने पास खींच लिया और उसके सामने गहने वाला संदूक खोलकर रख दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने ललिता के संपूर्ण अंगों को गहनों से आभूषित कर दिया। फिर ललिता से कहा, क्या इसी कारण गिरिंद का ब्याह अन्ना काली से हुआ? ललिता ने सिर झुकाए हुए कहा, हाँ माँ, इस संसार में गिरिंद बाबू की भांति सत्य पुरुष होना कठिन है। जब मैंने उनसे अपनी बातें बताई तो उन्होंने मेरे कहने पर विश्वास कर लिया। उन्होंने समझ लिया कि मैं परिणीता हूँ। मेरे पति देव इस संसार में मौजूद अवश्य हैं, पर मुझे अपनाए या ना अपनाए यही उनकी अपनी इच्छा है। इतना सुनकर गिरिंद ने और आगे जाने की चेष्टा न की। भुवनेश्वरी बहुत ही प्रसन्न थी। उन्होंने ललिता के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम दोनों दीर्घजीवी हो। अच्छा बेटी, तुम यहीं ठहरो और मैं जाकर बड़े पुत्र अविनाश को बताऊं कि ब्याह की लड़की बदल गई है। यह कहकर भुवनेश्वरी हंसती हुई प्रसन्न चित्त से अविनाश के कमरे की ओर चली गई और ललिता नई बहू की भांति सिर पर घूंघट डालकर बैठ गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।